बच्चों आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अगर प्रॉपरली देखें तो ये एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन मैथ्स में आपको ये 12th के सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल जो हमारा पहला प्रॉपर चैप्टर मोशन है वहीं से शुरू हो जाता है, और पूरे 2 साल के दौरान लगभग आपको हर जगह वेक्टर देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स अगर एक बिल्डिंग है तो वेक्टर्स उसके पिलर्स हैं, और बच्चों पिलर्स जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी बिल्डिंग भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो शुरू करें। चलिए बच्चों, जो सबसे पहली चीज़ हमको देखनी है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और बच्चों इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ऑल दी क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, हर वो क्वांटिटी हम जिनको मेज़र कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं, एंड विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, और जिसका इस्तेमाल होता है फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करने में, हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल के लिए हम फिजिक्स का एक लॉ ले लेते हैं, है ना। चलिए हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ले लेते हैं जो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, और बच्चों अगर फिजिक्स की बात करें तो ज़्यादातर ये टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है ना बच्चों। कुछ याद आया? 9th क्लास में देखा होगा आपने, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसको भूल भी गए हैं तो आगे चल के हम इनको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, और हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस लॉ में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना। तो देखते हैं हम किन किन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। बच्चों आप रेट ऑफ चेंज इन सबको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते, ऑफ को भी नहीं मेज़र कर सकते, लेकिन आप मोमेंटम को तो मेज़र कर सकते हैं ना। मोमेंटम जिसको हम P से डिनोट करते हैं, है ना बच्चों, और जिसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप विथ को मेज़र नहीं कर सकते कि कितना विथ है यहाँ पे, ये सब तो लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। रेस्पेक्ट को नहीं, टू को नहीं, लेकिन बच्चों टाइम को तो मेज़र कर सकते हैं ना। टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। वैसे ही डायरेक्टली को नहीं, प्रोपोर्शनल को नहीं, टू को नहीं, अप्लाइड को नहीं, और अब हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, है ना बच्चों। अब देखो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर हम चेंज को भी तो मेज़र कर सकते हैं, हम रेट ऑफ चेंज को भी तो मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि चेंज और रेट ऑफ चेंज को मेज़र नहीं किया जाता है, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ की जाती हैं। जैसे मैंने पूछा कि बताओ चेंज कितना हुआ, तो जब तक मैं ये ना बताऊं कि किस चीज़ में चेंज कितना हुआ आप नहीं बता सकते। आप मुझसे पूछेंगे कि किस चीज़ में आप चेंज पूछ रहे हैं, तो चलो मैंने तुमसे कहा कि बताओ मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो चेंज हमेशा मोमेंटम में होगा, चेंज मास में होगा, चेंज टाइम में होगा, चेंज स्पीड में होगा। सिर्फ चेंज का कोई मीनिंग नहीं है। चेंज हमेशा किसी न किसी चीज़ में देखा जाता है, चेंज हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी में देखा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो जब मैं तुमसे पूछूंगा कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो तुम फाइनल मोमेंटम मेज़र करोगे, फिर इनिशियल मोमेंटम मेज़र करोगे, है ना बच्चों। जैसे मान लें कि फाइनल मोमेंटम आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल मोमेंटम P फाइनल इतना है और P इनिशियल है आपका 6 kg मीटर पर सेकेंड। तो तुम बता दोगे कि चेंज इन मोमेंटम, सॉरी ये इनिशियल है ना, चेंज इन मोमेंटम जो है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, है ना बच्चों। और पता है आपको चेंज को हम ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, और बच्चों इसके बारे में हम खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चेंज के बारे में और रेट ऑफ चेंज के बारे में भी। बस मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैंने जब डेल्टा P लिखा ना, इसका मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, और इसका मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, मेज़र आपने किसको किया, मेज़र तो आपने मोमेंटम को ही किया,
फाइनल मोमेंटम को मेज़र किया, इनिशियल मोमेंटम को मेज़र किया, और चेंज निकालने के लिए बस इसमें से इसको घटा दिया आपने, है ना बच्चों। तो इसको मेज़र नहीं किया जाता, इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ चेंज कितना है, ठीक है बच्चों, तो एक काम करना, चेंज में तुम उस फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना जिसके रेस्पेक्ट में रेट पूछा जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो जो रेट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। जैसे ही चेंज इन मोमेंटम को आप टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है 6 kg मीटर पर सेकंड से 10 kg मीटर पर सेकंड होने में, है ना बच्चों, उस टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लें कि 5 सेकंड लगा है तो आप 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। यही बन जाता है रेट ऑफ चेंज, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमको हालांकि इसके बारे में कुछ खास देखना नहीं था, बस मैंने ये क्लियर किया कि इन चीज़ों को मेज़र नहीं किया जाता है, इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है ना बच्चों। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो ऑब्वियसली मेजर करके हमको यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें मिली, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स मिल गए। कौन कौन से? तो पहला मोमेंटम, दूसरा टाइम और तीसरा फोर्स। लेकिन इनके अलावा भी कई 100 कई हज़ार फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो चलिए उनमें से अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो आप मन में सोच लें, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, हम मास को भी मेजर कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का एरिया मेजर कर सकते हैं, है ना, हम किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। बोलो बच्चों, हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट याद है, एमीटर से मेजर करते थे हम वोल्टेज भी मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, हम रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं, है ना। तो अब बस रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम लिखते रहें तो आज की पूरी क्लास सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल्स में ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एंड ऑब्वियसली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब बारी बारी से हमको मिलता जाएगा। ठीक है, तो सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितनों की भी हमको रिक्वायरमेंट है हमारे 11th और 12th में। सही है बच्चों? तो क्लियर है ये, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। आगे बढ़े फिर बच्चों, हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये होता है, कोई भी आप नंबर ले लें और उसको आप फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से मल्टीप्लाई करें। यूनिट जिसको हम हिंदी में मात्रक भी कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये दोनों मिल के बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए, हमने एक नंबर ले लिया 4 और हमने एक यूनिट ले लिया किलोग्राम, है ना बच्चों। तो मैं पूछूं कि ये किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, तो ये जो केजी है ये आपको साफ साफ बता रहा है कि ये मास का मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। सिमिलरली चलिए एक और नंबर लेते हैं 10, है ना बच्चों, और हमने यूनिट ले लिया न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, क्योंकि हम फोर्स को ही न्यूटन में मेजर करते हैं, है ना बच्चों। चलो एक और नंबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और एक और यूनिट ले लेते हैं जूल। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े फिर बच्चों, चलिए एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लें कि आप बेतिया के 3 लालटेन चौक पे खड़े हैं। ये है 3 लालटेन चौक और ये रहे आप, है ना। और यहाँ से आपको पता है कि कई सारे रास्ते गुजरते हैं। तो एक रास्ता जो इधर की तरफ जाता है, यानी जो ईस्ट की तरफ जाता है, पूरब की तरफ जाता है, उस पर अगर आप सीधे चलते हैं तो आप इस कोचिंग में, यानी कि आप SS एकेडमी पहुँच जाएंगे, है ना। एक रास्ता इधर पावर हाउस की तरफ जाता है, एक इधर लाल बाजार की तरफ जाता है, एक इधर क्रिश्चियन क्वार्टर जाता है, एक इधर सेंतुरेशा की तरफ जाता है। ठीक है, अब मान ले बच्चों आपको ना कोचिंग में आना है, लेकिन आपने देखा नहीं, आप पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने किसी ऐसे दोस्त के पास कॉल लगाया जो पहले से यहाँ पढ़ता है।
ठीक है। आपने उससे पूछा कि भाई मुझे एसएस एकेडमी जाना है, मैं अभी 3 लालटेन चौक पे खड़ा हूँ, बताओ मैं कैसे जाऊँ। अब आपका दोस्त ना पता नहीं किस हड़बड़ी में था, उसने कहा कि तुम वहाँ से सीधे 1 किलोमीटर चलो, तुम एसएस एकेडमी पहुँच जाओगे, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। यानी आपका जो फ्रेंड है उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, कि वहाँ से सीधे 1 किलोमीटर चलो, तुम एसएस एकेडमी पहुँच जाओगे। बात सही भी है, हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर हो, लेकिन बच्चों आप बताएं कि आप चलना शुरू कर देंगे ये 1 किलोमीटर इन्फॉर्मेशन मिलते ही? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से तो 5 रास्ते गुजरते हैं, और किस रास्ते में मैं 1 किलोमीटर चलूँ? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होगा। आप एक कदम भी नहीं चलेंगे, आप फिर दोबारा कॉल लगाएंगे फ्रस्ट्रेट होकर अपने दोस्त के पास, है ना, और उसको बोलेंगे कि अबे सॉरी, हो सकता है कि आप गुस्से में इधर उधर निकल जाएं, है ना, लेकिन आप उससे पूछेंगे कि ये डायरेक्शन कौन बताएगा कि 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलना है। तब आपके दोस्त को अपनी गलती का एहसास होगा, और वो बोलेगा अच्छा हाँ सुनो, 1 किलोमीटर तुम ईस्ट डायरेक्शन में चलो, तुम एसएस एकेडमी पहुंच जाओगे। और बात सही भी है, अगर आप इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चलते हैं ऑब्वियसली आप पहुंच जाएंगे एसएस एकेडमी, है ना बच्चों। तो 1 किलोमीटर अलोंग ईस्ट, इज इट क्लियर? अब जाके ये जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वापस से इस एग्जाम्पल पे आएंगे। मान लें कि आपने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, है ना, और आपने खूब जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर दिया, एकदम दिन रात एक कर दिया आपने, ठीक है, और इससे क्या है ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपके घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए, है ना, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, जो भी टेस्ट वगैरह था वो किया, और उसने कहा कि देखो तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुम एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ ले रहे हो, जो कि बच्चों पता है पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हो, इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तुम एक काम करना, तुम रोज सुबह 5 बजे उठ के 1 किलोमीटर चलना, ठीक है। तो आपके डॉक्टर ने भी आपको एक इंफॉर्मेशन दिया कि रोज सुबह 5 बजे उठ के 1 किलोमीटर चलना। और बच्चों आप पूछेंगे क्या कि डॉक्टर साहब किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपने पूछ लिया कि किस डायरेक्शन में, तो डॉक्टर यही बोलेगा आपके गार्जियन से कि इसकी बॉडी का इलाज आप बाद में कराइएगा, पहले जाके इसके दिमाग का इलाज कराइए, खिसक गया है ये, है ना बच्चों। तो यहाँ पे ना 1 किलोमीटर अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर डॉक्टर बोल भी देता, मान लें कि आपने पूछा किस डायरेक्शन में, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हाँ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको नहीं लग रहा है रोज सुबह 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलना? ये ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा है। भाई क्या मतलब है कि हम ईस्ट में जाएं कि वेस्ट में जाएं कि नॉर्थ में जाएं कि साउथ में जाएं? हमको तो बस 1 किलोमीटर चलने से मतलब है, हमारी बॉडी को बस 1 किलोमीटर चलने से मतलब है। आप 500 मीटर इधर जाएं, 500 मीटर वापस आ जाए, इससे भी काम चल जाएगा। आप एमजेके कॉलेज में जाएं और उसकी फील्ड में वो जो 200 मीटर ट्रैक है उसके आप 5 चक्कर लगा लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। आप 1 किलोमीटर सीधा जाएं और उधर से ऑटो पकड़ के वापस आ जाए, तब भी आपका काम हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पे ना डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो देखें, हमने 2 लोगों से इंफॉर्मेशन लिया, एक अपने फ्रेंड से, लेकिन फ्रेंड ने जो इंफॉर्मेशन दिया था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एक अधूरा इंफॉर्मेशन था, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में जितनी रिक्वायरमेंट मैग्नीट्यूड की है उतनी ही रिक्वायरमेंट डायरेक्शन की भी है। आप सिर्फ ये 1 किलोमीटर इंफॉर्मेशन लेके 1 कदम भी नहीं चल पाए थे। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, यहाँ डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो हमारे डेली लाइफ में ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल्स मिलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जिनमें से कुछ को डायरेक्शंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कि बच्चों गेट खोलना है, अब मान लो कि ये मेरा हाथ गेट है, ठीक है, इसको खोलना है। आप जानते हैं कि फोर्स लगाने से गेट खुलता है। अब आप पकड़ के इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर, ये गेट खुलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप इधर फोर्स लगाएंगे तो खुल जाएगा गेट, है ना। यानी फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन बच्चों कभी भी आप किसी दुकान में जाके नहीं कहते हैं कि मुझको आधा किलो चीनी चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में।
कहते हैं क्या? या अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आप नहीं कहते हैं कि 7:30 बज रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली नहीं। यानी कि मास, टाइम, इन लोगों को कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर कहा गया कि जब ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको ऐसी मिल रही हैं जिनको डायरेक्शन चाहिए, बिना डायरेक्शन के वो अधूरे हैं, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी मिल रही हैं जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनके लिए डायरेक्शन बिना मतलब की चीज़ हो जाती है, तो कहा गया कि क्यों नहीं इनको हम कैटेगराइज कर लें। और बच्चों इस तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पे सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है स्केलर क्वांटिटीज़ की, स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ की, है ना। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? जैसे मान लो कि यहाँ डॉक्टर ने आपको डायरेक्शन दे भी दिया होता कि 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलें, तो आपको नहीं लग रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है? बात समझ रहे हैं? तो यही बात है, अगर स्केलर क्वांटिटीज़ को कोई डायरेक्शन देता भी है ना, तो हम उस डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, नो यूज़ ऑफ दैट डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने लिखा नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? लेकिन बच्चों यहाँ पे ना बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। आप समझ रहे हैं? यहाँ दोनों लोगों का सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि इस इंफॉर्मेशन में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों क्या है कि ये तो एक बहुत ही जनरल सा क्लासिफिकेशन है कि स्केलर हम उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, और वेक्टर उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। लेकिन ये एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास लगता है कि डायरेक्शन है, एंड ऑब्वियसली होता भी है, लेकिन फिर भी हम उनको स्केलर मानते हैं। ठीक है, तो तब हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी कैसे कोई चीज़ स्केलर हो जाती है, कैसे कोई चीज़ वेक्टर हो जाती है? तो उसके लिए जो अगला क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? और वो है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों, वो फॉलो करती हैं द रूल्स ऑफ द, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, है ना बच्चों। अब आप पूछेंगे कि सर ये सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा क्या है? तो ऑब्वियसली जो अलजेब्रा आपने 10th क्लास तक सीखा है, और अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। तो हमने बच्चों सीखा है 10 + 10 = 20, 10 - 10 = 0, 10 × 10 = 100, 10/10 = 1। यही है सिंपल अलजेब्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी ना, जब उनको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, हम सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 kg + 5 kg वो हमेशा ही 10 kg होगा। आप समझ रहे हैं? 10 सेकंड + 50 सेकंड 60 सेकंड। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो एक अलग टाइप का अलजेब्रा फॉलो करती हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोग फॉलो करते हैं द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि इस अलजेब्रा में ज़रूरी नहीं है कि 10 + 10 20 ही हो, है ना बच्चों। 10 + 10 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसी को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। या एक्चुअली हम देखें तो वेक्टर में हम यही अलजेब्रा सीखने वाले हैं कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है।
क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने है यहाँ पे कि हमारे फ्रेंड ने जो हमको इंफॉर्मेशन दिया था वो एक वेक्टर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन था, लेकिन डॉक्टर ने जो इंफॉर्मेशन दिया वो स्केलर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है। और बच्चों आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो क्वांटिटी है एक्चुअली ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, जिसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। 3 लालटेन और एसएस एकेडमी, क्लियर है? टेंशन ना ले, ये सब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो बस हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है ना बच्चों? लेकिन ये जो डॉक्टर ने आपको इंफॉर्मेशन दिया था ये डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है, और इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें पाथ इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रास्ता कौन सा तय किया है। बात समझ रहे हैं? ऑब्वियसली यार, सवेरे सवेरे उठ के अगर तुमको 1 किलोमीटर चलना है, तुम कहीं से शुरू करो कहीं पहुंचो, क्या फर्क पड़ता है? बस रास्ता 1 किलोमीटर का होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो एक काम करते हैं, हम मिटा के और मतलब दोनों साइड में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल में तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस मिल ही गया है ना। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। और बताएं बच्चों किन के पास डायरेक्शन नहीं होता है? तो मास के पास नहीं होता है। और बताएं टाइम के पास नहीं होता है। स्पीड पढ़ा होगा बच्चों आपने, चाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। पावर बच्चों, पावर स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क, हालांकि वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, तो वो भी आपके स्केलर में आएंगे, है ना। आपने जो पढ़ा होगा रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा है आपने, रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। बच्चों मेरे वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, करेंट इलेक्ट्रिक करेंट। हाँ अब देखो यहाँ गड़बड़ होता है, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, तो फिर आपने क्यों इसको कह दिया कि स्केलर क्वांटिटी है? तो बच्चों मैं बता दूं, सही बात है, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लोग इस रूल्स को फॉलो करते हैं बच्चों, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट्स होती हैं सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, इसीलिए हम उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कैसे मैं आपको बता दूं, मान लें कि इधर से 2 एम्पियर का करंट आया और इधर से 4 एम्पियर का करंट आया। आप बताएं इधर कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा? क्या वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली नहीं। अगर ये 30 डिग्री है ना बच्चों, तभी भी इधर से 6 एम्पियर का करंट ही जाएगा। 2 एम्पियर 4 एम्पियर, कितना? 6 एम्पियर। तो हो गया ये सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, कोई दिमाग नहीं लगाया आपने। ये आप अपने 2nd और 3rd क्लास में पढ़ रहे भाई बहन से भी पूछेंगे कि 2 एम्पियर 4 एम्पियर कितना होगा, तो वो बता देगा 6 एम्पियर होगा, ठीक है। तो चूंकि ये सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इनको स्केलर कहते हैं। मान लें कि किसी ने क्या किया कि ये एंगल बढ़ा दिया 60 डिग्री, इधर से भेजा 2 एम्पियर, इधर से भेजा 4 एम्पियर, तो बच्चों अभी भी इधर से 6 एम्पियर ही जाएगा। तो एंगल का कोई असर पड़ रहा है क्या? आप बताएं, नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हम इनको सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम करंट्स को स्केलर में लेते हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर इस डायरेक्शन में है ना बच्चों, मान लो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो बिल्कुल भी इसका आंसर 30 न्यूटन नहीं होगा। 10 न्यूटन और 20 न्यूटन मिलके 30 न्यूटन नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है, और ये हम कैसे निकालेंगे आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर हम इस एंगल को बढ़ा देना, आंसर भी बदल जाता है। तो यहाँ तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है,
इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि बीच का एंगल कितना है। तो इसीलिए फोर्सेस को, जो कि फोर्स को ऐड करते समय हम उनका डायरेक्शन देखते हैं, तो इसीलिए हम इसको हम वेक्टर क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखने वाले हैं। ये जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। अभी अभी हमने एक और एग्जांपल देखा ना डिस्प्लेसमेंट का, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और भी बताएं, एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। और 12th क्लास में जब आप जाएंगे, या अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप कुछ और भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसको भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना बच्चों। और पता है इसको हम ऐसे ई से डिनोट करते हैं। चलिए जगह कम है, इधर लिख देता हूँ। एक और आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं, मिलेगा ये सब आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, और इसको हम ना बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हो गए कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, और जैसे जैसे ये हमको मिलेंगे हम इनको और भी डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़े बच्चों। फिर बच्चों अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर देखेंगे। तो बच्चों ये दो तरीके का होता है। जो पहला रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कभी कभी हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस को फिगर बना के भी सॉल्व कर देते हैं। और आपको पता है कि ज्योमेट्री में ऑब्वियसली फिगर बनता है ना। तो वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाता है ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए ना हम एक इस तरीके का एरो खींचते हैं। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, ये जो टिप है इसको हम कहते हैं कि ये हेड है, वेक्टर का हेड है, और इसको हम कहते हैं कि ये टेल है, सर और पूंछ है। ये आई बात समझ में बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेंथ होता है ना बच्चों, वेक्टर का जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। यानी अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है तो आपको लेंथ को भी डबल करना होगा। मैग्नीट्यूड अगर आधा हो रहा है आपको लेंथ को भी आधा करना होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लें कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपसे कहा गया कि आप उसको ड्रॉ करिए। तो आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो बच्चों। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तीर से, एरो से दिखाते हैं। तो आप बता देंगे कि सर ये लीजिए, ये रहा आपके 10 न्यूटन का फोर्स। सही है बिल्कुल। मान लो बच्चों मैंने कहा कि ये ब्लॉक 4 kg का है, वो भी दिखाओ। तो क्या उस 4 kg के लिए तुम डायरेक्शन दिखाओगे? ऑब्वियसली नहीं, तुम इसी में कहीं लिख दोगे ऐसे 4 kg हो गया ये। क्यों? क्योंकि 4 kg जो है, 4 kg जो है वो मास है, और मास स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं इसके पास, है ना बच्चों। तो खैर छोड़ो, अभी फिलहाल हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देख रहे हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया एक 10 न्यूटन का फोर्स। अब मैंने आपसे कहा कि ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप उसको ड्रॉ करें। तो आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए सर 5 न्यूटन का फोर्स। आप बताएं सही रिप्रेजेंटेशन है ये? बोले गलत है ये। कैसे गलत है भाई? क्यों गलत है? इधर 10 न्यूटन का लग रहा था, आपने दिखाई दिया। ऊपर 5 न्यूटन का लग रहा था, आपने वो भी दिखा दिया। फिर क्या गलत है इसमें? तो गलत ये है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से आधा है ना। तो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फोर्स को, इस वेक्टर को, तो इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ से आधा होना चाहिए। बच्चों लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड अगर आधा हुआ है, लेंथ भी आधा हो जाएगा। तो यह है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। राइट रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हमने इसको 10 न्यूटन का फोर्स दिखाया है तो ये होगा 5 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? दिखना चाहिए कि लगभग ये इसका आधा है। अब ऐसे आप स्केल से मेजर नहीं करेंगे, बस ऐसे अंदाजे से लिख देंगे आप। क्लियर है बच्चों? मान लें कि अगर हमको ये रहा 2 न्यूटन का फोर्स, तो ये होगा कुछ 4 न्यूटन का फोर्स। लगभग इसका हमको ऐसे डबल दिखना चाहिए।
क्लियर है बच्चों, याद रखोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिकली। अलजेब्राइकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यानी हम देखेंगे अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बच्चों मेरे क्या है कि वेक्टर ए को ना हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं ना अगर हम इस ए को बोल्ड कर दें, जैसे जनरली आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसे पेजेस पलट रहे होंगे तो बहुत सारे लेटर्स बोल्ड बोल्ड करके लिखे हुए होंगे। आप समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए फिर इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब कभी भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो किसी भी चीज़ के ऊपर ये तीर देना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसी भी चीज़ को बोल्ड करना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए हो सकता है एनसीईआरटी ने शॉर्टकट अपना लिया हो, लेकिन बच्चों ज़्यादा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही है, हम इसके ऊपर तीर देते हैं। और एक और बात है, तीर हमेशा इधर ही होगा। अब ऐसा नहीं बच्चों कि मान लो कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो इसको तुमने ऐसे दिखा दिया क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो इसको ऐसे मत दिखा देना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर मत दिखा देना। इसको भी बच्चों हम ऐसे ही दिखाएंगे, भले हम इसको F1 और F2 कह देंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस है ना, लेकिन हम इसको भी ऐसे ही दिखाएंगे। डायरेक्शन हमको यहाँ से दिखता है, यहाँ से ये बताता है डायरेक्शन, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड, अब जैसे ज्योमेट्रिकली तो देख लिया हमने, जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अलजेब्रिकली हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, या ऐसे लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर के दोनों साइड में आप एक एक लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और बच्चों इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये जो साइन होता है ना, इसको हम मॉडुलस का साइन कहते हैं। ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है ये भी, तो ये मॉडुलस भी कहते हैं और इसको शॉर्टकट में हम सिंपल मॉड भी कह देते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है बच्चों। या इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप ना इसके ऊपर का तीर हटा लें। तो जैसे ही आप तीर हटा लेंगे, तीर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे ही आप तीर हटा लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फिर बचा क्या, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बचा, है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर तीर हटा लेंगे तो ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें कि मैंने ऐसे लिखा है F = 10 न्यूटन। आप बताइए सही रिप्रेजेंटेशन है कि गलत। F = 10 न्यूटन सही रिप्रेजेंटेशन है कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो ये गलत है। क्यों भाई? क्योंकि हम तो वेक्टर लिख रहे हैं और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसीलिए गलत है ये। लेकिन जब मैंने ऐसे लिखा अलोंग ईस्ट, अब बताएं तो ये सही है कि गलत? ये सही है, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सही रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये बताएं ये सही है या गलत है? जल्दी बताएं। सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा हुआ है सिर्फ, तो सही है ये। या फिर बच्चों अगर हमने ऐसे लिखा F = 10 न्यूटन, इसका भी तो मतलब होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने तीर नहीं दिया है, इसका मतलब आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों। तो ऐसा हमको मिलेगा, जैसे मान ले कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमको जो इक्वेशन मिला करता था वो F = ma होता था। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, F के ऊपर तीर लगा देंगे और A के ऊपर तीर लगा देंगे, तो वो हमको बता देगा कि इस इक्वेशन में ये जो दो चीज़ें हैं वो वेक्टर है और ये स्केलर है।
या फिर बच्चों हम ये भी कर सकते हैं, F को बोल्ड कर देंगे। अब देखो यार ये कितना भद्दा लग रहा है ना, और ये कितना स्मार्ट लग रहा है, ठीक है। तो F को बोल्ड कर देंगे, M को रहने देंगे और फिर A को बोल्ड कर देंगे। आप समझ रहे हैं, A को बोल्ड कर देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों? फिर बढ़े आगे। बच्चों जब आप एक वेक्टर को, जैसे मान लें कि आपके पास एक वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर A, है ना। जब आप इसको रोटेट कराते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लें कि ये अभी ऐसे कुछ 45 डिग्री पे है और आपने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, है ना बच्चों। तो रोटेट करा दिया तो ये आपका पहुंच गया कुछ इस तरीके से 60 डिग्री पे, लेंथ वही रहा। आप समझ रहे हैं, बस आपने इसको ऐसे रोटेट करा दिया तो इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। तो इससे ना वेक्टर्स बदल जाती हैं। क्यों भाई? क्योंकि वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चलो सेम है क्योंकि लेंथ मुझको लगभग दोनों का सेम दिख रहा है, नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। और बच्चों दोनों में से कुछ भी बदल जाएगा तो ये वेक्टर बदल जाएगा, यानी अब हम इसको वेक्टर ए नहीं कह सकते हैं, अब हम इसको कुछ वेक्टर बी बोलेंगे। हाँ बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं लेकिन दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन सेम नहीं है ना बच्चों। लेकिन अगर आप 360 डिग्री रोटेट करा देते हैं, इसका मतलब जहाँ से चले फिर वही पहुँच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही मैग्नीट्यूड बदला ना ही डायरेक्शन बदला, है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में वेक्टर भी नहीं बदलेगा। हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री के अलावा अगर आप किसी भी एंगल से एक वेक्टर को रोटेट कराते हैं तो वो वेक्टर बदल जाता है। याद रखेंगे। अब चलिए एक और छोटी सी बात समझ लेते हैं बच्चों। अगर आप किसी भी वेक्टर को, मान लें बच्चों ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर को इसका नाम दे दें, कुछ ए दे देते हैं और मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। जनरली मतलब फिजिक्स में वेक्टर्स का डायरेक्शन एंगल से ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये थीटा जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है वो, है ना। जब हम इस वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे यानी यहाँ से खिसकाएंगे इसी के पैरेलल, कुछ इस तरीके से, ये देखें इसी के पैरेलल है ये। आप बच्चों इधर भी लेके आ सकते हैं। तो ये और ये पैरेलल, अब पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई? क्योंकि अभी भी ये थीटा एंगल बना रहा है। आप इधर भी लेके जा सकते हैं, आप नीचे भी लेके जा सकते हैं, आप इधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए ये और ये अभी भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, है ना बच्चों, समझ रहे हैं आप। ये वाला एंगल थीटा ही होगा, है ना। तो जब भी किसी वेक्टर को, है ना, देखें उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करते हैं वो वेक्टर नहीं बदलता है। हम अभी भी इसको वेक्टर ए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ना ही मेरे मैग्नीट्यूड बदला और ना ही इसका डायरेक्शन बदला। तो जब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला, तो वेक्टर भी नहीं बदलेगा। याद रखेंगे आप ये, और ये काम हम खूब करेंगे। वेक्टर में ये काम खूब किया जाता है कि एक वेक्टर को उठा के कहीं से कहीं हम लेके जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े फिर। बच्चों हमने देखा कि वेक्टर्स के जो डायरेक्शन होते हैं वो एंगल्स से दिखाए जाते हैं। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि आखिर दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये है आपका 60 डिग्री। मैंने आपसे पूछा कि वेक्टर एंगल बिटवीन, है ना बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बताएं आप। तो आप बोलेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो तो हमको साफ साफ दिख रहा है, ए बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, है ना बच्चों। और आप बिल्कुल सही भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान ले बच्चों ये ना, ये पहले पार्ट का आंसर था, पहले क्वेश्चन का आंसर था कितना, 60 डिग्री, सही भी है ये।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये है आपका 60 डिग्री। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ बताओ, तो बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ भी हमको दिख रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री ही होगा फिर, है कि नहीं बच्चों? और आप बिल्कुल सही हैं, घबराएं नहीं। तो मैंने कहा कि भाई चलो फिर एक और बताओ, है ना। ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये रहा हमारा वेक्टर बी। अब आप बोलेंगे सर आप तो अब मजाक कर रहे हैं, अब तो सर आप टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ। सर यहाँ भी तो दिख रहा है ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, है ना। ठीक है, लिखिए 60 डिग्री और देखिए फिर ये कैसा गलत हो जाता है ना बच्चों। तो इसका मतलब कुछ तो है इसमें ट्विस्ट, कुछ तो सस्पेंस है। चलिए हम उसको दूर करते हैं और मैं आपको बता दूं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बस यूं ही आंखों से देख के नहीं पता चलता है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वो करना होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्यों इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे होते, जब देख के ही एंगल पता चल जाता तो ये एक टॉपिक थोड़े ना होता, है ना बच्चों। चलिए प्रोसेस देखते हैं, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहली बात ये कि आपको ये देखना होगा कि दोनों वेक्टर्स के टेल एक जगह है कि नहीं, या फिर दोनों वेक्टर्स के हेड एक जगह है कि नहीं। ठीक है बच्चों, दोनों वेक्टर्स की या तो टेल एक जगह होने चाहिए, नहीं तो हेड एक जगह होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर जो छोटा वाला एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का, वही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। अब आए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वेक्टर ए और बी का जो टेल है वो एक जगह है, सही है, ठीक है। तो अब हम एलिजिबल हैं कि हम इनके बीच का एंगल देख सकते हैं। अब बच्चों इनके बीच में दो एंगल्स बन रही हैं, एक एंगल ये बड़ा वाला और एक एंगल ये छोटा वाला। कौन सा आंसर सही होता है? छोटा वाला, इसलिए ये सही था। यहाँ देखें दोनों वेक्टर्स के हेड एक जगह हैं, यानी सिचुएशन ठीक ठाक है, सही है, हम देख सकते हैं इनके बीच का एंगल। कौन सा एंगल होता है जब दोनों के हेड एक जगह हो? तो छोटा वाला एंगल आंसर होता है। तो दिख रहा है हमको छोटा वाला एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये तो बड़ा वाला एंगल ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए ये सही था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल एक जगह पे है, यानी अभी हम एलिजिबल नहीं है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए। तो फिर क्या करें भाई? तो सबसे पहले या तो दोनों का टेल एक जगह लेके आए, नहीं तो दोनों का हेड एक जगह लेके आए। और बच्चों मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है जब दोनों टेल एक जगह हों। ये फोटो ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है इसके रेस्पेक्ट में। ऐसा लग रहा है जैसे सर से सर लड़ जाएगा यहाँ, है ना, कुछ ऐसे दंगा फसाद वाली स्थिति दिख रहा है। खैर छोड़ो, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स के टेल को एक जगह लेके आए। अब इसके लिए करना क्या होगा, किसी एक वेक्टर को उठा के और खिसकाना पड़ेगा। और अभी अभी हमने देखा कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के पैरेलल शिफ्ट करें तो वो वेक्टर नहीं बदलता है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको खिसकाना चाहते हैं, है ना। आपको मन करे तो आप ए को खिसका लें, आपको मन करे तो आप बी को खिसका लें। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों को खिसका के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है फिर ये, है ना बच्चों। अगर मान लो कि मैंने एक बी को रहने दिया, तो चलो देखो बी को रहने दिया तो बी तो ऐसे ही रहेगा ना बेचारा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना के। अरे भाई ऐसे ही रहेगा ये। अब ए को खिसका के यहाँ लेके आ जाओ, मतलब यहाँ पे, तो फोटो दिखने में कैसा होगा। या छोड़ो, ए को खिसकाओ और लेके आओ तुम यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का हो गया ना बच्चों ए। अब आप बताएं, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इनके बीच का एंगल या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ये 60 डिग्री तो बच्चों कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल आंसर होना चाहिए, क्योंकि छोटा वाला एंगल आंसर होता है। अब ये टोटल जो होता है बच्चों ना, ये टोटल 180 डिग्री। अब उसमें से आप 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, कितना आता है बच्चों, 120 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नंबर केस में जो हमारा आंसर होगा वो 120 डिग्री होगा।
बात समझ में आई बच्चों? तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अच्छा रुको 1 मिनट, बी को खिसका के देख ले क्या? अरे भाई अभी तो ए को खिसका के लेके आए थे ना, बी को खिसका के ले जाओ। अरे बच्चों कोई बात नहीं यार, बी को लो और बी को जब उठा के यहाँ लेके आ जाओगे तो ये रहा ए, ये रहा बी और यही वाला फोटो बनेगा। आप बिल्कुल मत घबराएं, दोनों में से किसी एक को खिसका सकते हैं। सही है? तो एक ट्रिक समझते हैं। जब टेल एक जगह रहे, दोनों के टेल, छोटा वाला एंगल आंसर होगा। सही है? हेड एक जगह रहे तब भी छोटा वाला एंगल आंसर होगा। सही है? लेकिन एक का अगर हेड और दूसरे का टेल एक जगह हो जाए तब 180 डिग्री माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होगा। बताएं, 180 डिग्री माइनस छोटा वाला एंगल तो 60 डिग्री ही है ना। अरे भाई इस सिचुएशन में बिना खिसकाए हुए हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस छोटा वाला एंगल, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जल्दी जल्दी, है ना? ठीक है बच्चों, तो 3 एग्जाम्पल्स तो हमने किए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑब्वियसली समझ आया होगा। तो ये सब तो आपसे अब होना चाहिए। मान लें कि एक है ऐसे ए, ठीक है बच्चों, ये 30 डिग्री पे है ना? और एक वेक्टर है ऐसे बी है, ये मान लें कि 60 डिग्री पे है। समझ रहे हैं? और पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। बताएं आप जल्दी। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लें अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो। हम क्या करेंगे, दोनों को एक जगह लेके आएंगे, बी को रहने देते हैं यहीं पे और ए को उठा के इस तरीके से ले जाके यहाँ रख देते हैं। सही है बच्चों? तो ए को जब आप ला के यहाँ रखते हैं इस तरीके से, तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है ना बच्चों, ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना। अब बताएं तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? तो ये वाला रहा, है ना? यानी अब हम कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों मेरे 4th नंबर एग्जाम्पल की ना, 4th नंबर एग्जाम्पल है। तो अगर हम 4th नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सही है? कुछ और देखते हैं 5th नंबर। ये मान ली 60 डिग्री है। अब बताएं आंसर कितना होगा? ठीक है, देखा आपने? ये देखें, एक का हेड दूसरे का टेल है, तो इसको उठाएं और उठा के ले जाके यहाँ रख दें, तो हो गया ये ए और ये बी। तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। यानी बच्चों इस सिचुएशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री ही है। अरे भाई इसको उठा के लेके आओ तो बी जैसा है वैसे ही रहेगा और ए आ गया यहाँ पे, यानी आ गया यहाँ पे, ये रहा ये 60 डिग्री आंसर होगा। तो बच्चों ये हमको मिलता है पता है कहाँ? जब हम टॉर्क पढ़ रहे होंगे ना, तो हम देखेंगे कि एक रॉड होगा, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया होगा, इसको बच्चों हम लोग आर कहते हैं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड रोटेट करेगा। सही है? तो हम टॉर्क जब निकाल रहे होते हैं ना, तो इसको इस आर और एफ के बीच का हमको एंगल देखना होता है। बहुत सारे लोग गलती से ये वाला लिख देंगे। सही है? अब हालांकि मतलब साइन थीटा कहो या साइन 90 माइनस थीटा कहो, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा कहो, आंसर सेम होता है, बच जाते हैं। लेकिन फिर भी आर और एफ के बीच का एंगल ये वाला नहीं होगा बच्चों, ये वाला होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आर को जब आप इधर लेके आएंगे तो आर इधर एफ इधर। ठीक है, आगे मिलेगा तो हम देखेंगे इसको, आप अभी फिलहाल टेंशन ना लें और आप एक और क्वेश्चन का आंसर दें फिर। ठीक है बच्चों, मान लें कि ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन, आप बताएं ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू ए एंड बी, आप बताएं एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंड आप बताएं एंगल बिटवीन सी एंड ए। आप इन तीनों जो वेक्टर्स हैं
उनके आपस में एंगल्स बताएं कितने कितने होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर ले, देख लेंगे आप। आते हैं हम, है ना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? तो ए और बी के टेल एक जगह पे हैं, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो छोटा वाला एंगल होगा वही आंसर होगा। यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 50 डिग्री होगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बी और सी की। तो यहाँ देखें, एक का हेड और एक का टेल एक जगह पे है, तो ये वाला एंगल आंसर नहीं होगा, लेकिन 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल आंसर होगा। देखा था हमने, और ये 110 हो जाएगा। क्लियर है? 110 डिग्री। और वैसे भी बच्चों, अगर हम इसको उठा के ले जाते, यहाँ लेके आ जाते हैं, तो ये रहा B और ये रहा C, तो यही होता ना इन दोनों के बीच का एंगल, है ना बच्चों। और ये कैसे निकालते हैं आप? 180 में से 70 माइनस करते, जो हमने वैसे भी किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे A और C के बारे में। ठीक है, तो दोनों का हेड एक जगह है ना, तो दोनों का अगर हेड एक जगह है तो जो छोटा वाला एंगल होगा वही आंसर होगा, यानी 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।